कहानी में अब तक आप लोगों ने देखा था कि विद्युतान सूर्यवंशी वह अपने आयाम को छोड़कर सीधा अमरलोक के लिए प्रस्थान करता है ताकि वह अमरलोक के अंदर जाकर अमरांश आत्मबेल को प्राप्त कर एक महारथी विनाशक बन सके। इसी के साथ अमरलोक, जो कि स्वर्ग जितना सुंदर था, उसके अंदर का नज़ारा किसी नरक से भयावह था। तो इसी के साथ अब हम अपनी कहानी को बढ़ाते हैं आगे। इस समय अमरलोक, जो कि किसी स्वर्ग जैसा सुंदर ऊपर से दिखाई दे रहा था, जो कि किसी स्वर्णिम गोले की तरह जगमगा रहा था, उसके अंदर का नज़ारा कुछ अलग ही था। एक साम्राज्य जो कि धूल के मलबों में बटा हुआ था। उस साम्राज्य के बीचों बीच एक व्यक्ति खड़ा था, जिसके हाथ में खून से सना हुआ एक लाल खंजर था और वह अपनी नज़रों को अपने सामने नग्न हालत में पड़ी हुई औरत की तरफ देख रहा था, जिसकी लाश वह अब अपनी आखिरी सांस ले चुकी थी। तभी वह व्यक्ति अपनी नज़रों को बगल में करता है और बगल में देखते हुए कहता है, जाओ जाकर इसकी बेटी को पकड़कर मेरे पास लाओ। यह कहते हुए उस व्यक्ति की आंखें वह क्रूरता के साथ उस आधे तबाह हुए महल को देखने लगती हैं, जो कि इस समय बेहद ज़्यादा खंडर और बदकिस्मत हालत में था। तभी उसके बगल में खड़ा हुआ वह व्यक्ति अपने सिर को हाँ में लाता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जैसे ही वह व्यक्ति महल के अंदर पहुँचता है, कुछ पल की खामोशी रहती है। फिर वह व्यक्ति लौट कर आता है और लौट कर आते हुए कहता है, लीडर, वो महल से भाग चुकी है। महल के अंदर उसका कोई भी नामो निशान नहीं है। जैसे ही वह व्यक्ति उसकी इस बात को सुनता है, वह अपनी नज़रों को जंगल की तरफ करता है और ज़ोर से दहाड़ते हुए कहता है, तो तुम यहाँ पर खड़े हुए क्या मेरा चेहरा देख रहे हो? जाओ जाकर उस लड़की को पकड़ कर लाओ। उसके इतना कहते ही वहाँ पर खड़े हुए वह सैनिक डर से कांप जाते हैं और वह पल भर में अपनी जगह से गायब होते हुए एक दिशा की ओर बढ़ने लगते हैं। वहीं जंगल के बीचों बीच एक लड़की वह हवा को चीरती हुई रफ्तार में बेहद तेज तरीके से आगे बढ़ती चली जा रही थी। उसकी आंखों में मौत का डर वह साफ साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन इससे भी ज़्यादा उसकी आंखों में मौत से ज़्यादा अपनी इज्जत और सम्मान का डर दिखाई दे रहा था। तभी वह लड़की अपने दांतों को पीसती है और अपने हाथों से अपने आंसू को पोंछने लगती है और रोते हुए कहती है, नहीं, मेरी माँ मारी गई, मैं इसका बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। यह कहते हुए वह लड़की रोती हुई बिलबिलाती हुई आगे की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वहीं उसके पीछे खूंखार भेड़ियों की तरह वह सैनिक पड़े हुए थे। पर यहाँ से दूर एक और साम्राज्य के अंदर आसमान में एक आयाम में दरार खुलती है और उस दरार से दो व्यक्ति वहाँ बाहर की तरफ निकलते हैं। उन लोगों की नज़रें सामने की तरफ होती हैं, जहाँ पर सामने एक बेहद ज़्यादा था और बेहद ज़्यादा खूबसूरत सा दिखने वाला एक साम्राज्य था। तभी लीडर नेत्रराज वह अपनी नज़रों को विद्युतांश की तरफ करते हैं और विद्युतांश की तरफ करते हुए कहते हैं, लीडर, यहाँ अमरलोक का एक मामूली सा साम्राज्य है। यहाँ का राजा हमारी यहाँ की शक्तियों के ब्रह्म सेतु रैंक के आसपास का योद्धा होगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें अपनी शक्तियों को छुपा कर रखना चाहिए, क्योंकि ना जाने कौन सा खतरा हमारी ओर बढ़ रहा हो। उस लीडर की इस बात को सुनने के बाद विद्युतान सूर्यवंशी कुछ पल तक लीडर नेत्रराज को देखता है, फिर जिसके बाद वह अपने सिर को हाँ में लाता है और हाँ में लाते हुए कहता है, जैसा है तुम्हें ठीक लगे, लेकिन लीडर नेत्रराज याद रखना, मुझे धोखा देने का मतलब तुम्हारी मौत हो सकती है। यह कहते हुए विद्युतान सूर्यवंशी वह अपने हाथों से सील बनाता है और शक्तिबंधन मंत्रा की सहायता से अपनी शक्तियों को छुपा लेता है। वहीं लीडर नेत्रराज भी अपने हाथों की सील बनाकर अपनी शक्तियों को छुपा लेता है। तभी वह दोनों नीचे की तरफ उतरते हैं और आगे उस शहर के अंदर घुस जाते हैं। जैसे ही वह उस शहर के अंदर घुसते हैं, वह लोग उसके मुख्य दरवाजे पर पहुंचते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि एक काला लोहे से बना हुआ एक बेहद ज़्यादा ताकतवर दरवाज़ा है। तो दरवाजे के ऊपर कुछ प्राकृतिक आकृतियां वह जड़ी हुई हैं और उस दरवाजे के पास कुछ लाल कपड़े पहने हुए सैनिक अपने हाथ में एक अजीब सा भाला लिए खड़े हैं।
तभी उनमें से एक सैनिक वहां आगे बढ़ता है और विद्युतांश को रोकते हुए कहता है, ए लड़के, अंदर कहाँ घुसता चला जा रहा है। जैसे ही विद्युतांश उस सैनिक की इस बात को सुनता है, वह उस सैनिक की तरफ देखता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कुछ जवाब ही देने वाला होता है कि तभी लीडर नेत्रराज वह धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहते हैं, भाई हमें अंदर जाना है, हम व्यापारी हैं और पास के ही शहर से आए हैं, हमें अंदर से अपने शहर के लिए कुछ जड़ी बूटियाँ लेकर जानी है। मेरी पत्नी बेहद ज़्यादा रोगग्रस्त है, इसलिए कृपया हमें अंदर जाने दीजिए। जैसे ही वह सैनिक लीडर नेत्रराज की इस बात को सुनता है, वह एक पल के लिए उन दोनों को देखता है और देखते हुए कहता है, तुम्हें देखकर मुझे कुछ गड़बड़ सी लग रही है। तभी लीडर नेत्रराज वह अड़बड़ाता है और उस सैनिक की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। यह कहते हुए लीडर नेत्रराज वह उस सैनिक के सामने हाथ जोड़ देता है। जैसे ही विद्युतांश सूर्यवंशी से नज़ारे को देखता है, वह अपनी नज़रों को लीडर नेत्रराज की तरफ देखते हुए खुद ही खुद में बड़बड़ा कर कहता है, मेरे सामने झुकने में तो इनकी अम्मा सी मर रही थी, लेकिन अब इन सैनिकों के सामने तो ऐसे हाथ जोड़ रहा है कि जैसे यहाँ ही इसके करता रहता हूँ। यह कहते हुए विद्युतांश की नज़रें सीधा लीडर नेत्रराज के ऊपर थी। तभी वह सैनिक कुछ पल तक के लिए विद्युतांश और लीडर नेत्रराज दोनों को देखता है और फिर उन्हें अंदर जाने देता है। जैसे ही विद्युतांश और लीडर नेत्रराज वह अंदर जाते हैं, तभी विद्युतांश वह लीडर नेत्रराज की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हें कैसे मालूम था कि यह सैनिक हमें अंदर जाने ऐसे देगा? कहीं यह तुम्हारी कोई चाल तो नहीं? विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद लीडर नेत्रराज वह अड़बड़ा जाता है और उसके हाथ पैर वह कांप जाते हैं। इसके साथ वह विद्युतांश की तरफ देखता है और हड़बड़ाई हुई आवाज़ में कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे सैनिक ने अंदर इसलिए जाने दिया क्योंकि मैं पहले भी यहाँ पर आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि मैं अमरांत आत्म बेल को प्राप्त करने की कोशिश कर चुका हूँ, लेकिन उस जानवर के होने के कारण मैं उसे कभी भी प्राप्त नहीं कर पाया। नहीं, अब तक मैं एक महारथी डिस्ट्रॉयर बन चुका होता। और फिर यह कहते हुए उसकी नज़रें विद्युतांश की तरफ जाती हैं, जिनमें साफ साफ गुस्सा बस जताई दे रहा था। यह बात विद्युतांश भी जानता था कि वह किसी महारथी डिस्ट्रॉयर से लड़ तो सकता है, लेकिन वह उसे हरा दे यह वो कभी नहीं कह सकता, क्योंकि एक शुरुआती डिस्ट्रॉयर और महारथी डिस्ट्रॉयर की शक्तियों के बीच जमीन और आसमान तक का फासला होता है। यह बात विद्युतांश भले ही भांति जानता था। तभी विद्युतांश वह लीडर नेत्रराज के गले को जोर से पकड़ता है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, लेकिन अब याद रख कि तू अभी महारथी डिस्ट्रॉयर नहीं है। मैं चाहूँ तो तुझे पल भर में मार सकता हूँ, इसलिए अपनी हद में। यह कहते हुए विद्युतांश की आंखों में बिजलियाँ वह कड़कने लगती हैं। जैसे ही लीडर नेत्रराज विद्युतांश के रुद्र रूप को देखता है, उसकी तो माने सांसें वह गले में ही अटक जाती हैं, जिसके साथ वह अपने कदमों को 2 कदम पीछे लेता है और विद्युतांश की तरफ देखकर डरे हुए लहजे में कहता है, लीडर आप तो बुरा मान गए। मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन उस दैत्य के होने के कारण मैं कभी भी आत्मीय बेल को प्राप्त नहीं कर पाया। यह कहते हुए उसकी आंखों में डर वह साफ साफ दिखाई दे रहा था। विद्युतांश जैसे ही उसकी डर को देखता है, वह उसकी तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा यही होगा लीडर नेत्रराज कि आप मुझे धोखा ना दें। यह कहते हुए विद्युतांश वह उससे कुछ भी नहीं कहता और बिना पीछे मुड़े वह आगे बढ़ने लगता है। विद्युतांश को इतने गुरूर के साथ आगे बढ़ता हुआ देखकर लीडर नेत्रराज वह अपने दांतों को पीसता है और दांतों को पीसते हुए कहता है, लड़के कुछ समय की बात है फिर। यह कहते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ जाती है। यह मुस्कुराहट देखने में बेहद ज़्यादा रहस्यमयी प्रतीत हो रही थी कि तभी विद्युतांश की आगे से आवाज़ आती है। इस समय लीडर विद्युतांश सूर्यवंशी वह आगे आगे और लीडर नेत्रराज वह उनके पीछे पीछे चलते चले जा रहे थे कि तभी विद्युतांश वह बिना पीछे मुड़े
नेत्रराज की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, मैं जब तक यहाँ सराय के अंदर जाता हूँ और कुछ खाने पीने और रहने की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम जाओ और जाकर मालूम करो कि वह अमरांश बेल कहाँ है। विद्युतांश की इस बात को सुनने के बाद वह लीडर नेत्रराज वह विद्युतांश की तरफ देखता है और बिना कुछ सवाल किए अपने सिर को हाँ में लाता है और वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ से जाते देख विद्युतांश वह उसकी तरफ देखता है और विद्युतांश के चेहरे के ऊपर एक रहस्यमयी मुस्कुराहट आ जाती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, मुझे इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, यह मुझे कभी भी धोखा दे सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए हर परिस्थिति के लिए। यह कहते हुए विद्युतांश की नजरें वह लीडर नेत्रराज पर होती हैं, जो कि बिना कुछ कहे शांति से जा रहा था, लेकिन विद्युतांश वह समझ पा रहा था कि यह शांति कुछ पल के लिए ही है, फिर विनाश वह तय है। यह सोचते हुए विद्युतांश वह ज्यादा कुछ विचार नहीं करता और वहां से सीधा चलने लगता है। विद्युतांश के वहां से जाने के बाद वहीं पर रखी एक चट्टान के पीछे से जो दो लोग वह बाहर की तरफ निकलते हैं और उनकी नजरें विद्युतांश पर किसी चील की तरह गड़ जाती हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति वह दूसरे व्यक्ति की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, भाई चंगू, तुमने सच कहा है, यह लड़का ही है ना। जैसे ही मंगू की बात चंगू सुनता है वह मंगू की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ भाई मंगू, मैंने मालूम किया है, यही वो लड़का है। अगर एक बार, यह कहते हुए उनकी नजर विद्युतांश के ऊपर होती है और विद्युतांश की तरफ देखते हुए वह दोनों कहते हैं, अगर एक बार हम इसे ठिकाने लगा दें तो हमारे पास पैसा ही पैसा, औरतें ही औरतें और महल ही महल होगा। यह कहते हुए मंगू वह अपने ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि चंगू वह इसके सिर के ऊपर मारता है और मंगू की तरफ देखते हुए कहता है, चल अब इसका पीछा करते हैं। यह कहते हुए वह लोग विद्युतांश का पीछा करने लगते हैं। इन सब बातों से अनजान विद्युतांश वह धीरे धीरे एक सराय के पास पहुंचता है। जैसे ही वह सराय के पास पहुंचता है उसकी नजरें सराय के पास रखे एक काउंटर पर पहुंचती हैं, जहां पर एक बेहद ज्यादा खूबसूरत सी दिखने वाली औरत वहां खड़ी हुई थी, जो अपनी दिलकश अदाओं से वहां पर आ रहे नौजवान मर्दों को बहका रही थी। तभी विद्युतांश भी वहीं पर लगी एक लाइन में लग जाता है। जैसे ही विद्युतांश की बारी वहां आने वाली होती है, विद्युतांश को कोई पीछे से पकड़ता है और उसे 2 कदम पीछे धक्का मार देता है। जैसे ही विद्युतांश को कोई धक्का मारता है तो वहां पर देखते हैं कि एक व्यक्ति और जिसके साथ 2 सैनिक हैं वह धीरे धीरे चलता आगे आ रहा है और विद्युतांश को धक्का उसके साथ चल रहे एक सैनिक ने मारा है। तभी वह सैनिक विद्युतांश की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, ए पटीचर, कहाँ घुसता चला आ रहा है? ये हमारे बड़े सरकार का इलाका है, पहले हमारे बड़े सरकार जाएंगे। यह कहते हुए वह विद्युतांश को ताना मार देता है। तभी उसके सामने चल रहा वह लड़का, जो कि विद्युतांश की ही उम्र का था, वह विद्युतांश की तरफ देखता है और अपने चेहरे के ऊपर एक गुरूर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये फटीचर लोग आ जाते हैं कहीं से भी अमीरों के होटलों में, मुंह दिखाने इन लोगों की औकात ही नहीं यहाँ पर एक कच्छ भी खरीदने की। यह कहते हुए वह विद्युतांश का मजाक उड़ाने लगता है और वह विद्युतांश को किसी गिरी हुई नजरों से देखने के बाद सीधा आगे की तरफ बढ़ जाता है। विद्युतांश जैसे इस दृश्य को देखता है उसकी आंखों में वह गुस्सा साफ साफ दिखने लगता है, लेकिन वह खुद को समझाता है और समझाते हुए कहता है, नहीं नहीं विद्युतांश, अगर तूने अपनी शक्तियों का यहाँ प्रयोग किया तो समस्या हो सकती है और तुझे यहाँ पर है तो छुप कर रहना चाहिए। यह कहते हुए विद्युतांश की नजरें सीधा उसी लड़के के ऊपर टिक जाती हैं, जो कि इस समय उस काउंटर के आगे खड़ा था। तभी वह लड़का धीरे धीरे अपने हाथ को आगे बढ़ाता है और काउंटर पर खड़ी हुई लड़की के पीछे थाप मारते हुए कहता है, और जाने मन, क्या हाल है? यह कहते हुए उस लड़के की नजरें उसी लड़की के ऊपर हो जाती हैं। जैसे ही वह लड़की इस लड़के की इस हरकत को देखती है
उसे गुस्सा तो आता है, लेकिन वह खुद को समझा लेती है, क्योंकि वह जानती थी कि यह लड़का यहाँ के राजसेना के सेनापति का बेटा है। अगर उसने इस लड़के से कुछ कहा तो वह सीधा राजज्ञा की अवहेलना कर देगी। यही सोचते हुए वह लड़की अपने दांतों को पीसती है और खुद ही खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, ना जाने कहाँ से आ गया ये कमबख्त। अब ये यहाँ पर आया है तो यहाँ पर अब बिक्री भी नहीं होने देगा। यह कहते हुए वह लड़की अपने दांतों को पीसती है, लेकिन वह उस लड़के को दिखाते हुए अपने चेहरे के ऊपर एक दिल खुश कर देने वाली मुस्कुराहट लाती है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, कुछ नहीं, बस आपकी ही कृपा है बड़े सरकार। जैसे ही वह लड़का उस लड़की की इस बात को सुनता है, वह धीरे धीरे काउंटर के पास जाता है और उस लड़की के बेहद ज़्यादा करीब पहुंचने के बाद वह अपनी नाक से उस लड़की के पूरे शरीर को सूंघने लगता है, किसी कुत्ते की तरह। जैसे ही वह लड़की इस लड़के की इस हरकत को देखती है, उसे उस लड़के के ऊपर गुस्सा आने लगता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहती। फिर वह अपने चेहरे पर बनाई हुई उस बनावटी मुस्कुराहट के साथ कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं सरकार। यह कहते हुए वह लड़की अपनी जगह से 2 से 3 कदम पीछे हट जाती है। जैसे ही वह लड़का उस लड़की की इस बात को सुनता है, वह उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, खूबसूरत, बेहद ज़्यादा खूबसूरत और नाजुक है तू। यह कहते हुए उस लड़की की आंखों में उस लड़की के लिए हवस वह साफ साफ दिखाई देने लगती है। तभी वह लड़की अपने हाथ से उस लड़के को पीछे करती है और उस लड़के की तरफ देखते हुए कहती है, देखिए बड़े सरकार, जहाँ एक सराय घर है जिसे राज परिवार चला रहा है, अगर आपने यहाँ पर कुछ भी किया तो यह आपके लिए समस्या पैदा कर सकता है। यह कहते हुए वह लड़की उसी लड़के की तरफ देखने लगती है। जैसे ही वह लड़का उस लड़की की इस बात को सुनता है, वह कुछ पल तक तो उस लड़की को घूरने लगता है, लेकिन फिर वह एक गहरी सांस लेता है और गहरी सांस लेते हुए खुद को समझाता है, क्योंकि उस लड़की ने जो भी कहा वह 100% सत्य था, क्योंकि इस सराय को राज परिवार चला रहा था। अगर राज परिवार के लोगों को मालूम होता कि यह उनके ही राजनायक का लड़का यहाँ पर आकर बदतमीजी कर रहा है, तो उसे जान से मार दिया जाता। यह बात वह लड़का भी जानता था कि तभी वह अपने दांतों को पीसता है और दांतों को पीसते हुए कहता है, तो क्या हुआ, और कुछ समय की बात है फिर तो हम यहाँ के राजा को। यह कहते हुए वह चुप हो जाता है, लेकिन उसके शब्दों में छुपी हुई उस बात को वहां पर खड़ा हुआ हर कोई व्यक्ति समझ जाता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, ये तो राजद्रोही है, ये तो यहाँ के महाराज को मारने की बात कर रहा है। जैसे ही वह लड़का इस बात को सुनता है, वह अड़बड़ा जाता है और जोर से चीखते हुए कहता है, किसकी इतनी हिमाकत जो मेरे खिलाफ अपनी जबान खोलेगा। यह कहते हुए उस लड़के की नज़रें पीछे की तरफ जाती हैं, जहाँ पर उसकी नज़रें एक दिशा में टिक जाती हैं, जहाँ पर एक 26 से 27 साल का नौजवान वह खड़ा हुआ था और उसने अपने दोनों हाथों को अपने सीने से लगाया हुआ था। तभी वह लड़का उस नौजवान की तरफ देखता है और देखते हुए कहता है, अच्छा तो तू है, क्यों पहली बार चोट खाकर तुझे अच्छा नहीं लगा जो दूसरी बार पिटने आ गया। यह कहते हुए उस लड़के की नज़रें विद्युतांश के ऊपर टिक जाती हैं। जैसे ही विद्युतांश उसकी इस बात को सुनता है, उसके चेहरे के ऊपर एक अजीब सी मुस्कुराहट आती है और वह इसी मुस्कुराहट के साथ कहता है, भाइयों ये देशद्रोही है, यहाँ के महाराज को मारने की बात कर रहा है। जैसे ही विद्युतांश की चीख वहाँ पर गूंजती है, वहाँ पर खड़े हुए लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है। जैसे ही वह लड़का इस चीज़ को देखता है, वह अपने दांतों को पीसता है और वहाँ से निकलने की तैयारी करता है, क्योंकि वहाँ पर खड़े हुए लोग वह अब उस लड़के को ऐसे घूर रहे थे जैसे कि वह उस लड़के को जान से मारने के लिए बेकरार हो। तभी उसके साथ खड़ा हुआ वह सैनिक उस लड़के की तरफ देखता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है, बड़ी सरकार, हमें यहाँ से निकलना चाहिए, यह लोग कभी भी कुछ कर सकते हैं। क्या विद्युतांश ने सही किया बड़े सरकार से दुश्मनी मोल लेकर? और कौन सा राज आने वाला है विद्युतांश के सामने इस लोक पर?
जो ला सकता है उसकी दुनिया। और क्या रहस्य छुपा रहा है लीडर नेत्रराज? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। इसीलिए बने रहें मेरे साथ, मेरी कहानी एक अद्भुत में। मिलते हैं एक और नए एपिसोड में, तब तक के लिए राम राम।